हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट एनएचएम का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है। ये सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 1, इन एन इमरजेंसी सिचुएशन द आइडियल प्लेस टू फील द पल्स इज। आपात स्थिति में नाड़ी को महसूस करने का आदर्श स्थान है ए एपिकल, बी कैरोटिड, सी पॉप्लिशियल, डी डॉर्सैलिस पेडिस। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें जो आइडियल प्लेस होता है पल्स को फील करने का ये होता है कैरोटिड, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 कैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ABPU स्केल P रिफर्स टू। ABPU स्केल में P निम्न को संदर्भित करता है। ए पेलर धुंधलापन, सेकंड पेन दर्द, थर्ड प्रेशर या दबाव, फोर्थ पल्स या नाड़ी। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ABPU, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि जो ABPU स्केल होता है इसको असेस करने के लिए इसको पेशेंट का कॉन्शियसनेस के लेवल को असेसमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जिसमें A4 हो गया अलर्ट, अलर्ट हो जाएगा, B4 हो जाएगा वर्बल, और P4 हो जाएगा पेन, और U4 हो जाएगा अनरिस्पॉन्सिव। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसका जो P पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेन। सॉरी, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है, पेन यहाँ पर सही है। एक बार पुनः देखते हैं कि ABPU एक ऐसा स्केल होता है जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी प्राथमिक चिकित्सा में, इमरजेंसी सिचुएशन में। और यहाँ पर जो A4 होता है अलर्ट, V फॉर वर्बल, P फॉर पेन एंड U फॉर अनरिस्पॉन्सिव। यहाँ पर जैसा कि P के बारे में पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पेन या दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, in all of the following conditions you can stop giving CPR except। निम्नलिखित सभी अवस्थाओं में आप CPR देना बंद कर सकते हैं सिवाय when the person is breathing, जब व्यक्ति सांस ले रहा हो। सेकेंड ऑप्शन when bystanders tell to stop CPR, जब दर्शक CPR को रोकने के लिए कहते हैं। 3 when you are too exhausted to continue, जब आप जारी रखने के लिए बहुत थक गए हों। 4th the scene becomes unsafe to continue, जारी रखने के लिए दृश्य असुरक्षित हो जाता है। तो देखिए, किसी भी जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन में चला जाए तो उस कंडीशन में CPR दिया जाता है। और CPR जो देने का टाइम होता है ये 30/2 होता है। इसमें 30 कंप्रेशन है और 2 वेंटिलेशन है, जिसमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग श्वसन देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यदि CPR दे रहे हैं तो जब कोई आसपास के आदमी यदि मना करते हैं ऐसा करने के लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछना है कि किन कंडीशन में बंद कर सकते हैं सिवाय। तो इस कंडीशन में बंद नहीं करना है कि किसी ने कह दिया, उसके उस कंडीशन में आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि लोगों को समझ में हो सकता है जो आसपास खड़े हों उनको ना आ रहा हो और वो अचानक ही रोकने के लिए कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 व्हेन bystanders tell to stop CPR। नेक्स्ट क्वेश्चन, The pulmonary artery catheter is also known as। फुफ्फुसीय धमनी कैथेटर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए फॉलेज कैथेटर, सेकंड स्वान गेंज कैथेटर, थर्ड शॉर्ट टर्म कैथेटर, फोर्थ इनडॉयलिंग कैथेटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 स्वानगंज कैथेटर। इसको पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। द कॉमन कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
श्वसन अम्ल रक्तता के सामान्य कारण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय। इनमें से जो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ये कारण होते हैं, सिर्फ इसमें एक कारण रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है एस्थमा, सेकंड है हेड इंजरी, थर्ड है न्यूमोथोरेक्स एंड फोर्थ है डायबिटीज मेलाइटस। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, डायबिटीज मेलाइटस। ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉमन काज नहीं होता है, बल्कि ये डायबिटीज मेलाइटस का कॉमन काज है। सॉरी, डायबिटीज मेलाइटस से जो कॉमन काज होता है वो होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और यहाँ पर क्या दिया गया है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसलिए यही इसका आंसर होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एक कॉमन काज है, किसका? अस्थमा का है, ये सही है। हेड इंजरी का है, ये भी सही है। न्यूमोथोरेक्स का है, ये भी सही है। न्यूमोथोरेक्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, और यहाँ पर चूंकि ये तीनों ऑप्शन रेस्पिरेशन से संबंधित है। हेड इंजरी में हो सकता है जब व्यक्ति सांस लेने में अक्षम हो किसी चोट के कारण, उसमें ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है। डायबिटीज मेलाइटस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नॉर्मल आर्टेरियल ब्लड पीएच इज, सामान्य धमनी रक्त पीएच है 7 से 7.4, 7.31 से 7.41, 7.31 टू 7.45, 7.35 से 7.45। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ये जो पीएच ब्लड होती है, ब्लड की पीएच होती है नॉर्मल, ये होती है 7.35 से 7.45, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The responsibility of a scrub nurse in the operating room is, ऑपरेटिंग कक्ष में स्क्रब नर्स की जिम्मेदारी है। पहला ऑप्शन है असिस्टिंग इन ग्लोइंग एंड गाउनिंग, सेकंड अप्लाइंग सर्जिकल ड्रैप्स, थर्ड हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू सर्जन, फोर्थ पोजिशनिंग द पेशेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ये जो स्क्रब नर्स होती है इसकी ऑपरेशन थिएटर में जिम्मेदारी यह होती है कि सर्जन के लिए जो सर्जिकल उपकरण है उनको संभाल कर रखें, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अप्लाइंग अ रेस्ट्रेंट इज, निरोध लगाते समय नर्स की जिम्मेदारी है। ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज, उपयोग किए गए निरोध के प्रकार का दस्तावेजीकरण करें। ऑप्शन 2 डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स बिहेवियर, रोगी के व्यवहार का दस्तावेजीकरण करें। ऑप्शन 3 ऑलवेज अप्लाई आफ्टर अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियन एक्सेप्ट इन इमरजेंसी। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव, तो जब भी नर्स अप्लाई करे एक रेस्टोरेंट के लिए, एक रेस्टोरेंट लगाए, तो उसमें जो नर्स की जिम्मेदारी होती है ये सभी होती हैं। पहली जिम्मेदारी होती है डॉक्यूमेंट द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट यूज, तो किस प्रकार का रेस्टोरेंट प्रयोग किया गया है ये भी उसकी जिम्मेदारी में आता है, और पेशेंट का बिहेवियर कैसा है ये भी जिम्मेदारी में आता है। और ऑलवेज अप्लाई आफ्टर ए रिटन ऑर्डर, और एक रिटन ऑर्डर को अप्लाई करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल एड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ GERD, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप GERD के प्रभाव को कम करने में सहायता करेगा? ऑप्शन ए लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद लेट जाएं। ऑप्शन 2 एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिर को ऊपर उठाएं। थर्ड ऑप्शन ड्रिंक मोर वाटर बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। फोर्थ
प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट, अर्ध ठोस आहार प्रदान करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिरे को ऊपर उठाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसका सेकंड सही होगा, क्योंकि बिस्तर के सिरे को ऊपर उठाएं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है, तो इसमें होता क्या है कि जो एसिड बनता है इसमें स्टमक में, ये लगातार ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर जाता रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इससे बचने के लिए जो बिस्तर का सिर है, सिर के जो सिरा है उसको ऊपर की ओर उठाएं, और इससे जिससे कि इसके प्रभाव को, GERD के प्रभाव को, ऐसा करने से GERD का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एन एल्डरली पेशेंट इज एडमिटेड विद निमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। इसका क्वेश्चन जरा पूरा नहीं पढ़ पाया था, आगे भी पढ़ेंगे। An elderly patient is admitted with pneumonia. Which of the following data is of greatest concern for the nurse while performing physical assessment of the patient? निमोनिया ग्रस्त एक बुजुर्ग मरीज भर्ती है। रोगी का शारीरिक मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा डेटा नर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है? पहला ऑप्शन है कॉन्शियस एंड अलर्ट, सेकंड ऑप्शन है क्लियर ब्रेथ साउंड्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी रिफिल टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है हीमोग्लोबिन 16 ग्राम पर DL। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा कि कैपिलरी रिफिल टाइम ग्रेटर देन 3 सेकेंड। कैपिलरी रिफिल टाइम ये यदि 3 सेकंड से ज्यादा है तो ये अत्यधिक चिंता का विषय माना जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। प्यूरपेरियल एसेप्सिस इज द इंफेक्शन दैट अकर्स विदिन। प्रसवोत्तर पूतिता वह संक्रमण है जो निम्न के अंदर होता है। ऑप्शन 1 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन 2 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, थर्ड ऑप्शन 10 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। प्रसव के बाद जब सेप्सिस हो जाए तो इसको प्यूपेरियल सेप्सिस बोला जाता है, और ये माना जाता है जब ये 6 सप्ताह के बाद हो। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 आफ्टर 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूपेरियम पीरियड बिगिंस आफ्टर। प्रसवोत्तर काल अवधि निम्न के बाद शुरू होती है। क्राउनिंग अकर्स अप टू 4 वीक, बर्थ ऑफ द बेबी अप टू 4 वीक, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 4 वीक्स, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। जो प्यूपेरियल अवधि होती है, ये प्रसवोत्तर अवधि होती है, ये 6 सप्ताह की होती है प्रसव के बाद की। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अप टू 6 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय। हार्मोन ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है? फर्स्ट ऑप्शन लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेकंड यूट्रस, थर्ड वजाइना, फोर्थ पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, और इसका जो मेन फंक्शन होता है ये होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 20 वीक्स द हाइट ऑफ द यूट्राइन फंडस इज। 20 सप्ताह में गर्भाशय कोश की ऊंचाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्ट पैल्पेबल पर एब्डोमेन, पेट के हिसाब से बस ध्यान देने योग्य।
सेकंड, वन फिंगर अंडर द अम्बिलिकस, नाभि के नीचे एक अंगुली। थर्ड, मिडवे बिटवीन जिफी स्टर्नम एंड अम्बिलिकस, जिफी स्टर्नम और नाभि के बीच में। फोर्थ, फेल्ट एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम, जिफी स्टर्नम के स्तर पर महसूस किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, वन फिंगर अंडर द अम्बिलिकस। जो 20 सप्ताह की फंडल हाइट, यूट्राइन हाइट होती है, ये होती है नाभि के नीचे एक अंगुली, वन फिंगर अंडर द अम्बिलिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजक्टाइवल जीरोसिस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, नेत्र श्लेष्मल शुष्कता किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए के कारण कंजक्टाइवल जीरोसिस होता है, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, राइबोफ्लेविन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सभी होता है सिवाय ए, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, बी, चिलोसिस, सी, ग्लोसाइटिस और पेलेग्रा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, पेलेग्रा। ये राइबोफ्लेविन की कमी से नहीं होता है, बाकी जो भी इसमें बीमारियां हैं ये सभी राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं, जबकि पेलेग्रा विटामिन B3 या नियासिन से होता है, इसलिए पेलेग्रा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाली जो डिजीज है एक बार उन्हें पुनः देखेंगे। पहला तो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दूसरा है चिलोसिस और थर्ड है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मीन्स है जब जीभ में सूजन आ जाए, चिलोसिस मतलब ओंठ के किनारे फट जाएं, और एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये होता है मुंह के किनारों का फटना। यहाँ पे किनारे पर, ये यहाँ पे जिस प्रकार से ओंठ फटते हैं उसी प्रकार से जो मुंह होता है, ओंठ के किनारे होते हैं वो यहाँ पर फट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन 1 रूट्स एंड ट्यूबर्स, ऑप्शन 2 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन 3 आंवला, ऑप्शन 4 मिल्क। इसमें जो आंवला होता है ये सबसे अधिक समृद्ध है विटामिन सी में, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 आंवला। अगला प्रश्न देखेंगे, द काइंड्स ऑफ फूड ऑन विच अ पर्सन और ग्रुप लिव्स इज कॉल्ड, जिस प्रकार के भोजन पर कोई व्यक्ति या समूह जीवित रहता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन, दूसरा है डाइटेटिक्स, तीसरा है डाइट, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो जिस प्रकार के भोजन पर कोई व्यक्ति जीवित रहे या व्यक्तियों का समूह जीवित रहे उसे कहते हैं डाइट या आहार, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Which of the following is an example for simple lipids? निम्नलिखित में से कौन सरल लिपिड के उदाहरण है? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, PUFA। करेक्ट आंसर है जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये सिंपल लिपिड्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ट्राइग्लिसराइड्स। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन which are needed for the formation of new tissues is called, प्रोटीन की छोटी इकाई जो नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, थर्ड है लिनोलेइक एसिड, फोर्थ है नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको अमीनो एसिड्स बोला जाता है, और जो नए ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है उनको एसेंशियल या आवश्यक अमीनो अम्ल बोलते हैं। ये आवश्यक या जो एसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं, और इनको हमारा शरीर बना नहीं पाता है, इनको हमें बाहर से
खाने के द्वारा ही लेना पड़ता है, इसीलिए इनको हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। और ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड है ये 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ whooping कफ इज, काली खांसी का कारक जीव है। पहला ऑप्शन रोटावायरस, सेकंड ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड बॉर्डीटेला वायरस, फोर्थ कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है whooping कफ का, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The three distinct antigen hepatitis B virus has all are except हेपेटाइटिस बी वायरस के 3 विशेष एंटीजन है सिवाय HBsAg, HBcAg, HBVAg, HBeAg। तो करेक्ट आंसर है जो इसके हेपेटाइटिस बी वायरस के 3 विशेष एंटीजन होते हैं, ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस सी सरफेस हेपेटाइटिस सी एंटीजन और हेपेटाइटिस ई एंटीजन होता है। यहाँ पर हेपेटाइटिस बी एंटीजन का प्रकार नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 HBVAg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द एंटी टाइफाइड वैक्सीन VI पॉलीसैकेराइड इज एडमिनिस्टर्ड एट, टाइफाइड रोधी टीका VI पॉलीसैकेराइड को निम्न में प्रशासित किया जाता है। पहला बर्थ, सेकंड 9 मंथ, थर्ड 1 ईयर एंड 6 मंथ, फोर्थ 2 ईयर। करेक्ट आंसर है जो एंटी टाइफाइड वैक्सीन का जो पहला टीका होता है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है 2 वर्ष पर, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। The modes of transmission of malaria are all of the following except, मलेरिया के संचरण के तरीके निम्नलिखित सभी हैं सिवाय इन्फेक्टेड मदर टू न्यूबॉर्न, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। करेक्ट आंसर होगा जो मलेरिया फैलने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि संक्रमित माता से ही नवजात को मलेरिया हो सकता है। दूसरा तरीका होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से भी मलेरिया हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स से भी मलेरिया हो सकता है। इसलिए जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें से ब्लड जब किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो एमपी टेस्ट भी इसमें किया जाता है। अब जिससे मलेरिया नहीं होता है ये होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या त्वचा के संपर्क से मलेरिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय, लसिकात्मक फाइलेरिया किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है बी मलाई, सेकंड W बैंक्रॉफ्टी, थर्ड बी टिमोरी, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है ये इनमें से किसी के कारण नहीं होता है, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ये लिम्फेटिक सिस्टम को इंपेयर करता है, जिससे कि व्यक्ति में अपंगता हो जाती है, हाथी पांव हो जाता है उसका, और इसके जो कारण होते हैं ये तीनों इसके कारण होते हैं। बी मलाई, बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड बी टिमोरी, इन सभी से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है। और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का जो ज्यादातर केस होते हैं ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी के होते हैं। ये 90% जो भी केस संसार में देखे गए हैं ये बाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी से अत्यधिक केस होते हैं। तो इस प्रकार से तो इसमें लिम्फेटिक सिस्टम का जो फैलाने का तरीका होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में फाइलेरिया ये इन तीनों से फैल सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड पोस्ट कॉर्ब डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच एस स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन फर्स्ट है स्टाफिंग, सुपरविजन, सिलेक्शन, सेक्योरिंग। यहां पर जो पॉस डी
CORB कॉर्ब लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी होता है और इसमें ये जो वर्ड लिखे हुए इन वर्ड का सबका अलग अलग फुल फॉर्म है। जैसे P फॉर होता है प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, O फॉर CO फॉर इसमें कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, एंड R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। इस प्रकार से ये एक पार्ट है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का। और इसके अनुसार जो इसमें पूछा गया था एस का इसमें क्या अर्थ है, तो हम लोगों ने देखा कि एस का जो इसमें अर्थ है ये होता है स्टाफिंग, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, while performing newborn assessment, the nurse should measure the vital signs in the following sequence. नवजात शिशु का मूल्यांकन करते समय नर्स को निम्नलिखित क्रम में महत्वपूर्ण संकेतों को मापना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। सेकंड टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पिरेशन। थर्ड रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स। फोर्थ रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर। तो जब भी नवजात शिशु का मूल्यांकन करे कोई भी नर्स, तो उसको सबसे पहले रेस्पिरेशन को मेजर करना चाहिए, असेसमेंट करना चाहिए, उसके बाद पल्स का और सबसे बाद में टेम्परेचर का। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, रेस्पिरेटरी, पल्स, टेम्परेचर।